मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट प्रैक्टिस सेट 2। सीटेट प्रैक्टिस सेट 2 में जो क्वेश्चंस लिए हैं, जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपकी 50% जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी हो जाएगी क्लियर। फिर आपको कोई इसमें रोकने वाला नहीं है, ये श्योर है, ये समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन में दमदार है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में मेहनत की गई है। तो आप चलिए अब शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या है, आप व्याख्या को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको जो चीज़ें समझनी है वो व्याख्या में समझनी है। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत। देखो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता जिसमें कोई सिद्धांत ना लगा हो। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है फिर उंगलियों से। पहले पूरे हाथ को हिलाएगा फिर उंगलियों से। कहने का मतलब बच्चे का जो विकास हो रहा है वो पहले पूरे शरीर में होगा, फिर धीरे 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 छोटे छोटे अंगों की तरफ जाएगा। इस सिद्धांत को कौन बताता है। सिर से पैर तक, सिर से पैर, केंद्र से बाह्य। सिर से पैर ऊपर से नीचे, केंद्र से बाह्य मतलब अंदर से बाहर की तरफ। निरंतरता, निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस विकास होगा। और विभेदीकरण, विभेदीकरण कहते हैं डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा कि बच्चा पहले पूरे हाथ को हिला रहा था फिर उंगलियां हिला रहा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसे बी वाला इसका सही है, केंद्र से बाह्य की तरफ। आगे देखिए व्याख्या में क्या है। व्याख्या में है, केंद्र से बाह्य सिद्धांत के अनुसार शरीर के केंद्र कोर से शुरू होकर बाहरी अंगों परिधियों की ओर विकास होता है। इसका अर्थ है पहले मांसपेशियां बाहुभुजा पर नियंत्रित आता है, बाद में छोटी मांसपेशियां उंगलियों पर नियंत्रित आता है। ध्यान रखना है, इसी कारण बच्चा पहले पूरे हाथ से लिखता है या पकड़ता है, बाद में उंगलियों से लिखना शुरू या सीखना शुरू करता है। पहले मोटा नियंत्रण यानी ग्रॉस मोटर कंट्रोल, ये वाला ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है ये। पहले कौन सा होगा, ग्रॉस मोटर कंट्रोल, और दूसरा होगा फाइन मोटर कंट्रोल। ग्रॉस कहते हैं कुल को और फाइनल कहते हैं फाइन मतलब सूक्ष्म को। पहले पूरा होगा बाद में सूक्ष्म होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 2। बच्चे का गर्दन, पहले गर्दन संभालना बाद में चलना सीखना किस सिद्धांत को दर्शाता है। अब देखो, पहले गर्दन संभाल रहा है बाद में चल रहा है, तो निकट से दूर, निकट से दूर को, सिर से पैर को, विभेदीकरण या व्यक्तिगत भिन्नता किसको दिखाएगा। पहले निकट से दूर को दिखाएगा, सिर से पैर को दिखाएगा, विभेदीकरण दिखाएगा यानी अंतर दिखा रहा है, या वो अपनी व्यक्तिगत भिन्नता को शो कर रहा है। कौन सा उत्तर सही है इसका, बी वाला है, सिर से पैर। क्योंकि बच्चा पहले, आपने देखा होगा छोटा बच्चा पहले सिर को ऊपर उठाता है, बाद में वो पैरों पर कंट्रोल कर पाता है। तो ध्यान रखिए, सिर से पैर की तरफ वाला सिद्धांत एकदम सही हो जाएगा। इसके लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है, सिर से पैर विकास सिद्धांत यानी सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल। कॉडल कहते हैं पूंछ को और सिफेलो कहते हैं हेड को। सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास शरीर के ऊपरी भाग सिर से शुरू होकर नीचे भाग या पैर की ओर जाता है। और इसका अर्थ है बच्चा पहले गर्दन पर नियंत्रण करेगा, बाद में पूरे शरीर पर, फिर धड़ पर करेगा, फिर पैरों पर करेगा, अंत में चलना सीखेगा। पहले बच्चा गर्दन ऊपर उठाता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। प्रश्न संख्या चलें अगला, प्रश्न संख्या 3। व्याख्या पे आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि व्याख्या ही इसकी मेन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम से संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कथन अधिगम और संबंध को दर्शाता है। अधिगम बिना विकास के संभव है, बिना विकास। अब विकास क्या होता है, विकास होता है हमारी बुद्धि में सोचने की शक्ति का बढ़ना। और अधिगम क्या है, अधिगम होता है सीखना। जो जब आपके बुद्धि में जब विकास होगा, जब बुद्धि ज़्यादा डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी, तभी तो आप सीखेंगे। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, विकास और अधिगम में कोई रिश्ता नहीं होता। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, दोनों असंबंधित है। तो असंबंधित वाला तो पहले ही काट दीजिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं जिनमें से सी वाला उत्तर आपको लग रहा है सही है। चलिए सी की व्याख्या देख लेते हैं। आपने कौन सा लगाया, आप अपना देखें क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके इसमें 15 नंबर आते हैं तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम सही है। विकास
डेवलपमेंट एंड लर्निंग दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक साथ होते हैं। इसका अर्थ है अधिगम से बच्चे की बौद्धिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, से प्रभावित होकर, यानी बच्चा जो कुछ सीखता है वही उसके विकास की दिशा को तय करेगा। तो विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और विकास जो है वो अधिगम से इस तरह जुड़ा हुआ है कि अधिगम से ही बच्चे की बौद्धिक विकास, सामाजिक और भावात्मक और भाषाई यानी बोलने चालने वाला विकास संभव हो पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए आपको ध्यान रखना है कि विकास एक साथ जुड़े हुए हैं। अगला चलते प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, इसका उत्तर आप मुझे उम्मीद है दे सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो। अगला क्या है, एक बच्चा कक्षा में पर्याप्त सहायता मिलने के बावजूद, पर्याप्त सहायता, अच्छा ये बताओ टीचर जो सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? टीचर जो सहायता करेगा उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। और बच्चा जब बच्चे की सहायता करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पीयर असिस्टमेंट। ध्यान रखना, ऐसे शब्द ही तो याद रखना, इन्हीं से सीटेट होगा क्लियर। सहायता के बावजूद गणितीय संक्रियाओं, मैथमेटिकली ऑपरेशन को समझने में लगातार कठिनाई का सामना कर रहा है, यह किस कारण हो सकता है? देखो सीटीटी में पूछा गया है। ये ऑटिज्म हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, कौन सा होगा? अब देखो मैथ की बात हो रही है तो मैथ में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मतलब इसका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला, ये ध्यान रखना है। तो बी वाला उत्तर इसका सही है। आगे चलते हैं, आगे इसकी व्याख्या देख लिए। तो उत्तर में व्याख्या दे रखा है कि डिसकैलकुलिया एक गणितीय अधिगम विकार है, मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा संख्याओं, गणनाओं, गणितीय संक्रियाओं को कठिनाई समझने में कठिनाई उसे होती है, ऐसा वो महसूस करता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय मैंने कितनी बार कहा है, समावेशी से जुड़ा क्वेश्चन अवश्य आता है, ध्यान रखिए। तो समावेशी विद्यालय में श्रवण, हियरिंग इंपेयर्ड छात्र की शिक्षा के लिए प्रभावी नहीं होगा। कौन सा इनमें से प्रभावी नहीं होगा? वीडियो फिल्म दिखाते समय सबटाइटल का प्रयोग। अगर हम सबटाइटल का प्रयोग करते हैं, सबटाइटल क्या कहते हैं? जैसे आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जो नीचे जो लिखा आता है उसको सबटाइटल कहते हैं। शिक्षण में शारीरिक हाव संकेतों का प्रयोग, मौखिक संप्रेषण के साथ पाठ दृश्य माध्यम से जोड़ना, और संप्रेषण के माध्यम के रूप में केवल मौखिक भाषा पर निर्भर रहना। कौन सा इनमें से नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा? मतलब आपको ये बताना है कि इनमें प्रभावी कौन सा है, फटाफट से अपना आंसर लगा लो। तो ये हमारा है, ये वाला प्रभावी होगा। बाकी सब तो हो सकते हैं, क्योंकि दृश्य में जिसमें देखने की बात आ रही है तो वहाँ बच्चा वो देख सकता है, केवल सुन नहीं सकता है, तो कम्युनिकेशन वाले स्तर पर उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यही वाला प्रभावी होगा, बाकी प्रभावी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से डी उत्तर सही है। आपका क्या है, आप अपना लगा लें। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या है देखिए। संप्रेषण के प्राथमिक माध्यम के रूप में केवल मौखिक भाषा पर निर्भर रहना है। भाषा क्या है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए केवल मौखिक भाषा पर निर्भरता प्रभावी नहीं होगी। दृश्य, संकेत, भाषा, टेक्स्ट, हावभाव, ये सभी उनके लिए आवश्यक होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन? दृश्य, संकेत, भाषा और टेक्स्ट लिखा हुआ और हाव भाव वो समझ लेंगे। बाकी जो बोला गया है वो उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके कान जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगला चलते प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तिगत है, क्रमिक है, समन्वित विकास है, विभेदीकरण है? बताओ कौन सा है? व्यक्तिगत होगा, क्रमिक होगा सीक्वेंस में, समन्वित होगा, या विभेदीकरण होगा? विभेदीकरण कहते हैं अलग अलग करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा समन्वित, समग्र। पहले शरीर का विकास होगा तो मानसिक विकास भी संभव हो पाएगा। उत्तर सी वाला इसका एकदम सही है। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में क्या लिखा है? विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। समन्वित विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास सभी पक्ष जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, लैंग्वेज विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसीलिए जब शरीर का विकास होगा तो उसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक विकास पर पड़ेगा।
प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, और अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 7, जो कि आपका PYQ है। बुद्धि का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? सीटेट PYQ है, बताइए। केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर पड़ेगा, या केवल शिक्षा पर पड़ेगा? बुद्धि का विकास किन कारकों पर निर्भर करेगा? केवल माता पिता से आए गुणों यानी आनुवंशिकता, केवल पड़ोसियों पर यानी पर्यावरण, दोनों पर पड़ेगा, या केवल शिक्षा की वजह से होगा, बाकी कुछ नहीं होगा? उत्तर बताइए कौन सा होगा। देखिए, जो बुद्धि का विकास होता है वो माता पिता और पर्यावरण दोनों का मिक्सर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, विकास पर दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का विकास केवल एक कारक नहीं बल्कि दोनों के संयुक्त कारक का प्रभाव होता है। हेरिडिटी क्या होती है? जन्मजात क्षमता। जैविक संरचना, जैविक संरचना हमारे शरीर की संरचना, मस्तिष्क की बनावट और माता पिता से प्राप्त गुण, ये बुद्धि की पोटेंशियल तय करती हैं। दूसरा होता है पर्यावरण में क्या क्या आता है? परिवार का वातावरण, शिक्षा व्यवस्था, पोषण, सामाजिक परिवेश, अनुभव और प्रशिक्षण, ये भी आते हैं। तो ये बुद्धि के विकास को आकार देते हैं, ध्यान रखना है। ये बुद्धि के पोटेंशियल को करेगा आनुवंशिक, जबकि पर्यावरण जो है वो बुद्धि के डेवलपमेंट को करेगा। तो इस हिसाब से दोनों मिलकर ही बच्चे का विकास पूरा कर पाएंगे। प्रश्न संख्या हमारे पास 8। नवजात का पूरे शरीर की प्रतिक्रिया देना किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्रमिकता का, विभेदीकरण का, व्यक्तिगत भिन्नता का, निरंतरता का। नवजात का पूरे शरीर से प्रतिक्रिया देना, छोटा बच्चा होता है, आप उससे कुछ बोलेंगे पूरा हिलेगा, वो सारे हाथ पैर हिलाएगा। किस सिद्धांत पर है? बच्चा हिल रहा पूरा हिल रहा है, तो वो क्रमिकता पर है, विभेदीकरण पर है, व्यक्तिगत भिन्नता पर या निरंतर पर है? तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? लगा लीजिए आप फटाफट अपना आंसर। मेरे हिसाब से इसका बी वाला उत्तर सही होगा, विभेदीकरण। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या कह रही है व्याख्या कह रही है सामान्य प्रतिक्रिया धीरे धीरे विशिष्ट बनती जाती है। नवजात शिशु है तो उसने उत्तेजना स्टिमुलस की प्रतिक्रिया करता है तो वह पूरे शरीर की एक साथ प्रतिक्रिया देता है, जैसे हाथ पर हिलाना, रोना, शरीर अकड़ना। धीरे धीरे विकास के साथ प्रतिक्रियाएं सामान्य जनरल से विशिष्ट स्पेसिफिक हो जाती हैं। जनरल से विशिष्ट, जनरल होता है सामान्य और विशिष्ट होता है कोई स्पेसिफिक हो जाती है, यानी पहले पूरे शरीर से प्रतिक्रिया देगा, बाद में किसी विशेष अंग से प्रतिक्रिया। यही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी जनरल से सामान्य की तरफ, जनरल से आप विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 9। बाल विकास के किस चरण में विकास सबसे तीव्र होता है? बाल विकास के किस चरण में बाल विकास हो रहा है? बाल विकास का मतलब है 1 से 5 तक हम पढ़ रहे हैं। तो कौन से चरण में बालक सबसे अधिक विकास होगा? किशोरावस्था में होगा, वयस्कावस्था में होगा, प्रारंभिक अवस्था में होगा, वृद्धावस्था में होगा? बताओ। बात है, अगर चरण बाल की बात हो रही है तो ये वाला हमारा वृद्धावस्था तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। हमें 3 के बारे में सोचना है, और 3 में भी वयस्क नहीं है, ये क्या है? बच्चा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रथम ही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। बाकी आपने कौन सा लगाया है आप अपना देखिएगा, इसे जरा ध्यान से देखिए। प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क और शरीर का विकास तेज होता है। प्रारंभिक बाल्य अर्ली चाइल्डहुड में विकास सबसे तेज और तीव्र होता है, क्योंकि इस चरण में शारीरिक हाइट, वेट, मसल तेजी से, मस्तिष्क का विकास बहुत अधिक होता है। विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट तीव्र होता है, संज्ञानात्मक तेजी से बढ़ता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव पड़ती है। इसीलिए इस अवस्था को गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब जितना विकास होना है बच्चे का अर्लियर यानी बाल्यावस्था में होना है, तो जो भी उसका हाइट, वेट, मास जो बढ़ेगा, लैंग्वेज वाला होगा, कॉग्निटिव वाला होगा, सबकी नींव इसी अवस्था में पड़ेगी। इसके लिए इसको क्या करें? गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10। आपके कितने उत्तर सही हैं आप लगा लीजिएगा बाद में। विकास अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से होता है, यह दर्शाता है। चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध का मतलब स्टेप, निरंतरता, क्रमिकता, पूर्वनियमता और समन्वय। समन्वय एक साथ करना है। पूर्व का मतलब, पूर्वनियमता मतलब होता है पूर्व में अनुमान लगाना। क्रमिकता का मतलब होता है सीक्वेंस में होना। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा?
आप बताइए कौन सा उत्तर सही है। विकास जो है वो चरणबद्ध तरीके से होता है, अचानक से नहीं होता है, तो सीक्वेंस वाला उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला। इसका देखिए, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये ध्यान रखना है। विकास अचानक नहीं होता बल्कि चरणबद्ध तरीके से होता है, सीधे सीधे क्रमिकता सिद्धांत को दर्शाता है। क्रमिकता सिद्धांत का अर्थ है धीरे धीरे, स्टेप बाइज, एक को एक एक करके, अचानक नहीं। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, ये विकास के क्रम है, ना कि विकास लगातार हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या चलते हैं 11। क्या कह रहा है, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित है? केवल शारीरिक परिवर्तन पर, केवल मानसिक परिवर्तन पर, समग्र परिवर्तन पर, केवल सामाजिक परिवर्तन पर? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित है? आप अपना उत्तर लगा लीजिए, क्योंकि मेरे वाला जो उत्तर होने वाला है वो सी वाला होने वाला है, क्योंकि सी जो है वो क्या है, समग्र विकास है। तो बालक का विकास मुख्यतः सभी पर निर्भर करता है। उत्तर देखिए, उत्तर में व्याख्या देखिए। विकास समग्र होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन केवल किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चे का समग्र संपूर्ण विकास पर केंद्रित रहता है, जिसमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषाई ये वाले विकास सम्मिलित हैं। इसके अलावा यानी विकास जो है, यानी बाल विकास जो है, जीवन, बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं का संयुक्त अध्ययन होता है। तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 12। 12 क्या कह रहा है, वंचित वर्गों, डिसएडवांटेज ग्रुप के प्रति शिक्षक के गहरे पूर्वाग्रह, है ना, प्रीजुडियस अक्सर कक्षा में किन प्रक्रियाओं के विश्लेषण से प्रकट होते हैं? लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बैठने की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा मास्टरी ओरिएंटेड प्रेरणा शैली को बढ़ावा देना, सीखने में कठिनाई वाले बच्चों को का समायोजन करना, और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था की यांत्रिकता पर प्रश्न उठाने हेतु प्रेरित करना। इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? वंचित वर्गों से बच्चे आ रहे हैं, हमें समावेशी कक्षा का ध्यान रखना है, तो उन्हें लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर बैठने की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये समावेशी कक्षा का इस्तेमाल नहीं है। आज के समय में किसी भी विद्यालय में समावेशी कक्षा नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं चलती है आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर बैठने की व्यवस्था जो है वो शिक्षक के अवचेतन पूर्वाग्रह को दर्शाता है, भेदभाव की भावना को दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षण को आयु अनुकूल बनाने में सहायक है? शिक्षण को आयु अनुकूल, निरंतर, समन्वित, पूर्वानुमेय और विभेदीकरण। पूर्वानुमेय, विभेदीकरण, समन्वयित। निरंतर मतलब कंटिन्यूस, समन्वयित मतलब समग्र, और पूर्वानुमेय मतलब पूर्वानुमानित, और विभेदीकरण मतलब अलग अलग, मतलब पहले माइक्रो में होगा फिर मैक्रो में होगा, इसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपके हिसाब से? लगाओ, चलो फटाफट मैं लगाता हूँ। पूर्वानुमेय। विकास का कौन सा सिद्धांत आयु अनुकूल बनाने में सहायक होता है? ये पता होना चाहिए अध्यापक को कि विकास किस चरण में है। पूर्वानुमेय विकास सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम पैटर्न से होता है, यानी हर बच्चा एक क्रम में विकसित होता है। जैसे पहले चलना, फिर दौड़ना, पहले बोलना, फिर वाक्य बनाना, पहले ठोस सोच, फिर अमूर्त सोच। क्योंकि विकास पूर्वानुमेय क्रम में है, इसीलिए शिक्षक शिक्षण को आयु अनुकूल, एज एप्रोप्रिएट बना पाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला आपका प्रश्न संख्या कौन सा है? 14वां। कक्षा में रचनात्मक क्रिएटिविटी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? विशेष उपलब्ध वर्गों को शामिल कराकर, मौलिक खोज एवं मौलिक सोच को प्रोत्साहित कराकर, अच्छे टेस्ट देने का कौशल विकसित करके, अविसारी चिंतन सिखाकर। कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा आप बताएं। तो मौलिक खोज एवं मौलिक सोच को प्रोत्साहित कराकर हम बच्चे का क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो बी वाला उत्तर इसका सही है। उत्तर में कह रहा है मौलिक सोच एवं मौलिक खोजों को प्रोत्साहित करके, व्याख्या है रचनात्मक स्वतंत्र सोच, नवाचार एवं खोज को विकसित होती है, न कि केवल परीक्षा कौशल से। तो इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा है? विकास के सिद्धांतों का ज्ञान
शिक्षक को किससे बचाता है? विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को किससे बचाता है? यानी शिक्षक के लिए साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है? पाठ्यक्रम, अनुशासन, अवास्तविक अपेक्षाएं, या आपका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। तो अगर शिक्षक को सिद्धांत पता है तो उसे अवास्तविक अपेक्षाओं से बचाएगा। उसे पता रहेगी कि बच्चे से मैं क्या पूछ सकता हूँ, बच्चे को कितना आता होगा, बच्चे की सोच क्या है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास चरणबद्ध तरीके से है। हर उम्र के बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो मुझे बच्चे से किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे, और प्रश्न संख्या हमारा 16। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में विकास सामान्य होता है, बाद में विशिष्ट हो जाता है? देखो अभी ये प्रश्न ऊपर आया था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका उत्तर आप बताइए कौन सा होगा। तो पहले सामान्य यानी जनरल से हम कहाँ जा रहे थे? जनरल से हम जा रहे थे स्पेसिफिक पर। तो स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? क्रमिक कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, विभेदीकरण। सी वाला उत्तर इसका सही होगा, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न सी जो है उत्तर इसका सही है। बच्चे में प्रारंभ में प्रतिक्रियाएं सामान्य रहती हैं, बाद में वो विशिष्ट हो जाती हैं। जैसे बच्चा पहले पूरे शरीर को हिलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है। अगला, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं? सीखना अधिगम कहलाता है, विकास कहलाता है उसकी बुद्धि और चेतना का विकास। तो व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाता है, समन्वित विकास को दिखाता है, क्रमिक को या निरंतरता को। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका समन्वय वाला उत्तर सही होगा। मुझे उम्मीद है जितना आपने पढ़ लिया उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत सही लगा दोगे। समन्वय का मतलब है विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे का पूर्ण विकास एक साथ संभव है, केवल अलग अलग नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या चलते 18 जो कि टेट में पूछा गया। कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक संलग्नता, कॉग्निटिव इंगेजमेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा संभव है? बच्चे से बातचीत करके, शिक्षक की भावनाएं, बच्चों के बीच सकारात्मक संबंध, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन। देखो बच्चे पे थोपना तो कुछ नहीं है, ध्यान रखना है हमेशा कि जब थोपने का मामला आ जाए तो समझ लो आपको बिल्कुल एकदम पीछे हट जाना है, इसको हटा दो। ठीक है जी, थोपना नहीं है, नेगेटिव कमेंट नहीं करने, बच्चे को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, विभेदन नहीं करना है। कुछ काम ऐसे जो बच्चों के साथ कभी नहीं करने क्लास में, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो इसमें जो 18वां व्यक्ति है, 18वां जो क्वेश्चन है उसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये थोपने वाला उत्तर सही नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो संवाद, भावनात्मक वातावरण, सकारात्मक संबंध संज्ञानात्मक संलग्नता को बढ़ाते हैं, जबकि बाहरी अनुशासन को नहीं बढ़ाते। प्रश्न संख्या चलते हैं 19। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास अचानक होता है? अचानक नहीं होता, ये कितनी बार तो पढ़ा रहे हैं। विकास वह एक क्रमिक होता है, सीक्वेंस में होता है। विकास सभी के समान गति से होता है, विकास सभी में समान गति होता है। विकास जीवन भर चलता है, विकास केवल बचपन तक सीमित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें दो में सोचना है, दो में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बताओ। तो विकास सभी में समान गति से नहीं होता, विकास जीवन भर चलता है, ये सत्य है, और सबका विकास जीवन भर चलेगा, तो ये भी सत्य है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। विकास के किस सिद्धांत का संबंध मांसपेशियों से जुड़ा है? पूर्वानुमेयता, सिर से पैर, व्यक्तिगत भिन्नता, समन्वय। तो अब आपको सबके अर्थ पता है ना, सबको मीनिंग पता चल गए सबके। तो सिर से पैर वाला सिद्धांत जो है वो मांसपेशियों से जुड़ा है। आगे चलते हैं, विकास का अगला क्रम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि शिक्षक सभी बच्चों को समान प्रदर्शन की अपेक्षा करता है तो वह किस सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है? अगर शिक्षक ये कह रहा है कि मेरी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नंबर लाएंगे, सभी टॉप करेंगे, सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो वो कौन से सिद्धांत की अवहेलना कर रहा है? निरंतरता की कर रहा है, क्रमिकता की कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता की कर रहा है, या समन्वित विकास की कर रहा है? तो उत्तर होगा इसका व्यक्तिगत भिन्नता की वो अवहेलना कर रहा है। हर एक बच्चा के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बच्चा अलग होता है, बच्चा अलग तरीके से सोचेगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है, सोचने की क्षमता, सीखने की गति, रुचि, बुद्धि, भावनात्मक स्तर और सामाजिक व्यवहार,
ये सभी शिक्षक को ध्यान में रखने चाहिए। बच्चे समान गति से सीखते हैं, गलत है। बच्चों की क्षमताएं समान होती है, भी गलत है। बच्चों की रुचियां समान होती है, भी गलत है, जो कि वैज्ञानिक रूप से गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा? 22 क्या करा देखो। विकास का कौन सा सिद्धांत विकास का क्रम सभी में समान होता है? विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास का क्रम सभी में समान होगा? अब समान होना और आपस में समानता होना अलग चीज है। विकास मतलब किसी में बहुत तेजी से हो रहा है, किसी में बहुत धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन स्टेप वाइज हो रहा है। समझे, स्टेप वाइज हो रहा है। आपकी क्लास में देखा होगा आपने, बच्चे छोटे बड़े सब हैं। क्यों? क्योंकि किसी का विकास तेजी से चल रहा है, लेकिन वो भी तो फर्स्ट में पढ़ा ना, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। किसी का विकास धीमे चल रहा है तो वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही जाएगा, यानी क्रम वही रहेगा और स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो इसको निरंतरता बताएंगे, पूर्वानुमेयता बताएंगे, व्यक्तिगत भिन्नता बताएंगे या विभेदीकरण बताएंगे। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आप बताइए? इसका उत्तर होगा पूर्वानुमेयता। ठीक है जी, निरंतरता तो है ही कंटिन्यूअस, तो विकास का क्रम सभी में समान होता है, यह बताता है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपके लिए 23। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षकों को धैर्य रखना सिखाता है? धैर्य रखना चाहिए हमें, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए? क्रमिकता हो जाएगा, निरंतरता हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा। आपको चारों के मतलब पता है? आज की क्लास में चारों के मतलब पता है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो क्रमिकता होगा, निरंतरता होगा, समन्वयता होगा, विभेदीकरण। कौन सा उत्तर सही होगा बताओ? 23 का। तो 23 का जो है वो क्रमिकता ध्यान रखना है। क्रम जो है उसके लिए, क्योंकि बच्चे का जब क्रम आएगा तभी वो सीखेगा। क्रमिकता का सिद्धांत कहता है कि बाल विकास धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होता है, एक साथ नहीं हो जाता है। अर्थात सीखना तुरंत नहीं हो सकता, समझ विकसित होने में समय लगता है, कौशल अभ्यास से आता है, परिपक्वता से धीरे धीरे आती है। तो शिक्षक को यह समझना है कि बच्चे को तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, बार बार अभ्यास का अवसर देता है, गलतियों से सीखने का हिस्सा मानता है और पोटेंशियल रखता है। इससे क्या होगा? बच्चे का विकास पूर्ण हो सकता है। तो शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं हम आगे 24 शारीरिक विकास का सामाजिक विकास पर किस प्रकार प्रभाव किस सिद्धांत से जुड़ा है? शारीरिक विकास का सामाजिक विकास पर प्रभाव किस सिद्धांत से जुड़ा है बताइए? व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़ा है, समन्वित विकास से जुड़ा है, निरंतरता से जुड़ा है या पूर्वानुमेयता से जुड़ा है? शारीरिक, ठीक है, तो समन्वय विकास से जुड़ा है। मैंने कहा था आपको, समन्वय का मतलब होता है सभी विकास एक साथ, सभी विकास एक साथ। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। प्रश्न संख्या कौन सा है? 25 है। विकास के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है? सामाजिक, नैतिक, शारीरिक या व्यवसायिक? विकास के सिद्धांतों के अनुसार सबसे पहले कौन सा विकास होगा? शारीरिक होगा, सामाजिक होगा, नैतिक होगा या व्यवसायिक होगा? व्यवसाय करना बहुत जल्दी नहीं सीखेगा, उसके बाद नैतिक भी नहीं सीखेगा, सामाजिक भी नहीं सीखेगा। तो 25 का उत्तर जो है वो सी वाला है। आप अपनी मर्जी से उत्तर लगा लें, फिर देखिए आप कितने होशियार हो गए इसी डेट में। बाल विकास का सिद्धांत अनुसार होता है, क्रम संख्या क्या है उनका? शारीरिक होगा, पहले शारीरिक होगा, फिर मानसिक होगा, शारीरिक होगा, फिर मानसिक होगा, फिर भाषा होगा, फिर समाज में आएगा, तब भावनाएं विकसित होंगी, फिर नैतिक विकास आएंगे, उसके बाद आएगा आपका व्यवसायिक। कौन सा आएगा? व्यवसायिक आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये क्रम है। बच्चे जन्म से पहले अपने शरीर पर नियंत्रण सीखता है, गति मूवमेंट करती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बैठना, रेंगना, चलना सीखता है। इसीलिए सबसे पहले शारीरिक विकास जो है वो संभव है, उसके बाद ही बाकी विकास संभव हो पाएंगे। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास क्रमिक होता है, विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो ये ध्यान रखना, रुक रुक कर विकास नहीं होता है, ठीक है ना। विकास क्षणबद्ध तरीके से होता है, रुक रुक कर नहीं होता है। यही वाला उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। तो विकास जो है स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन रुक रुक कर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 27, बच्चों का पहले बड़े खिलौनों को पकड़ पाना, बाद में छोटे मोती को उठा पाना किस
सिद्धांत का उदाहरण है भाई, एकदम एकदम झक्कास क्वेश्चन है ये। आप इसे बता सकते हैं केंद्र से बाह्य, सिर से पैर, क्रमिकता या निरंतरता। इसका उत्तर इतना इजी है जिसका कोई जवाब नहीं है, केंद्र से बाह्य वाला। अभी बताया था कि पहले बच्चा पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उंगलियों को चलाएगा, तो पहले बड़े खिलौने को पकड़ेगा, फिर मोतियों को पकड़ेगा, तो 27 का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, केंद्र से बाह्य। आगे चलते हैं, देखो है ना। तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले कंधा भुजा पर नियंत्रण, फिर उंगलियों पर, फिर सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर पाता है। तो प्रश्न संख्या चलते हैं 28। विकास का कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्र शिक्षा पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? 28 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बताओ? व्यक्तिगत भिन्नता पर, तभी तो बाल केंद्रित होगी, हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला उत्तर इसका सही होगा एकदम। आगे चलें, प्रश्न संख्या है, देखिए। हर बच्चा अलग होता है, सीखने की गति, रुचि, क्षमता, बुद्धि, पृष्ठभूमि सब अलग होती है। बाल केंद्रित शिक्षा इसी पर विचार करती है कि शिक्षा बच्चे के अनुसार, बच्चा शिक्षा के अनुसार नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। शिक्षा बच्चे के अनुसार, ना कि बच्चा शिक्षा के अनुसार। प्रश्न संख्या 29, विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, वयस्कावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो सबसे तेज चरण होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालयों की असफलता होती है। देखो ध्यान से, बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालयों की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इसका समर्थन करता है? विद्यालय छात्रों की क्षमता का भेद करने के लिए होते हैं। बच्चे असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय उनकी सीखने की गति में अंतर को ध्यान में नहीं रख पाता। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है कि विद्यालय यदि बच्चों को भिन्न भिन्न सीखने की गति को नहीं समझते तो असफल हो जाते हैं। यह संस्थागत असफलता है, ना कि बच्चे की असफलता है। ध्यान रखना है, बच्चा कोई असफल नहीं होता, असफल होता है स्कूल। तो स्कूल असफल होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करा करिए, और चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों। ध्यान रखना है प्लीज़, थोड़ा सा कमेंट करो, थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ऐसे और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।